चलिए तो एक्टिविटी 3 की तरफ बढ़ते हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस बेसिकली क्या होती हैं, किस किस तरीके की होती हैं। तो एक्टिविटी 3 देखिए यहाँ पर। एक्टिविटी 3 आपको इसमें क्या लेना है कि एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, सही है। कॉनिकल फ्लास्क है, थोड़ा ज़्यादा इधर जा रहा है। कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने क्या डाला, यहाँ पर एक रबड़ की स्टॉप कॉर्क लगी हुई है। और जो स्टॉप कॉर्क है वे दो टाइप की होती हैं। एक तो बिल्कुल मतलब सॉलिड, जो कि बिल्कुल बोतल के ओपनिंग को बंद कर देगी। एक ऐसी होती है जिसमें कि एक ओपनिंग होती है जिसमें कि आप ग्लास ट्यूब डाल सकते हो। तो ये वाली ग्लास ट्यूब हमने यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर स्टॉप कॉर्क है जिसमें कि एक अंदर एक पाइप डाला जा सकता है। तो इस तरीके की स्टॉप कॉर्क इसमें लगी हुई है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने यहाँ पर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं। जिंक मतलब जिंक के छोटे छोटे मेटल स्क्रैप डाले हैं, ठीक है। छोटे छोटे जिंक के पार्टिकल्स ऐसे डाल लीजिए। ये हमारा क्या है, ये जिंक मेटल है, जेडन मेटल आपने इसमें डाली है। जेडन मेटल का स्क्रैप आपने डाला हुआ है। और उसमें हमने ऊपर डाल दिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। क्या डाल दिया हमने उसमें, इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने भर दिया है। तो ये आपका क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड दैट मीन्स डाइल्यूट H2SO4, ये आप हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। सेटअप समझ में आ गया। एक बीकर हमने लिया, उसमें हमने थोड़े से जिंक डाला, जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स, फिर हमने उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। आप इसमें देखेंगे कि जब आप ऐसा करते हैं और यहाँ पर ये बंद है, तो इस ट्यूब में से इसमें अंदर एक गैस बनने लगेगी, एक गैस बनने लगेगी जो छोटी सी ट्यूब से बाहर आएगी। अगर आप एक माचिस की तिल्ली जलाकर इस ट्यूब के ओपनिंग के ऊपर रखते हैं तो वो फिर गैस जलने भी लगती है, जिसमें पता चलता है कि ये एक जो गैस है वो जलने वाली है। और फिर रिएक्शंस के थ्रू में पता चलता है कि ये H2 गैस है, ठीक है। तो आप पहले ये बनाइए, फिर मैं आपको लिखाऊंगा।
हो गया। चलिए तो अब इसमें लिखेंगे नंबर 1 लिखिए फर्स्ट पॉइंट, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, GRANULES, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल का मतलब है छोटे छोटे जिंक के पीसीज, तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल पीसीज, ठीक है। इन ए कॉनिकल फ्लास्क, इसे कॉनिकल फ्लास्क क्यों बोलते हैं? हाँ, जैसे कौन, बर्थडे की जो हैप्पी बर्थडे पर जो वो टोपी रहती है वो कौन शेप की रहती है, और ये अगर आप देखें तो ऐसे कौन शेप में ही है, तो ये कॉनिकल फ्लास्क है। फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट लिखिए, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे HCl, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रैकेट के अंदर HCl, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप H2SO4, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आपको पहले करना है। अब नेक्स्ट टाइम लिखिए नाउ के आगे कोलोन बनाइए, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे नाउ कोलोन बनाइए। अब 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट लाइन में अब लिखेंगे नंबर 1, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग around the zinc granules, जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं उसके चारों तरफ आप क्या देखते हैं, मतलब आपको क्या दिखाई पड़ता है। मैं इन्हें थोड़ा सा ऐसे सॉलिड टाइप से बना देता हूँ। जो जिंक ग्रेन्यूल्स पड़े हैं उसके आसपास क्या आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ हो रहा है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, टच द कॉनिकल फ्लास्क, उसे छू के देखेंगे नीचे से, है ना, ऊपर से नहीं, नीचे वाले जहाँ पे पार्ट में एसिड भरा हुआ है। टच द कॉनिकल फ्लास्क, फुल स्टॉप। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है उसमें कुछ बदलाव आपको दिख रहा है, वो गर्म हो गया है, ठंडा हो गया है, ऐसे नॉर्मल ही है। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेनेशन, हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन। तो देखिए जहां पर वो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं आप यहां पर देखेंगे कि छोटे छोटे क्या बनने लगेंगे, बबल्स बनने लगेंगे, छोटे छोटे आपके बबल्स से आपके दिखने लगेंगे। ये गैस बबल्स किससे बने हैं, ये बबल्स बने हैं आपके H2 गैस के, है ना, गैस के बबल हैं, रिएक्शन हुई है और रिएक्शन होने के बाद आपकी H2 गैस यहाँ पर बनती है। तो ये यहाँ पर H2 गैस बबल हैं, H2 गैस के बबल हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, पहले फर्स्ट में लिखेंगे, यस वी सी बबल्स ऑफ गैस फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, यस वी सी bubbles of gas we see bubbles of gas forming on the surface of zinc granules and rising, bubbles बनते हैं और ये फिर आपके ये ऐसे ही ऊपर उठते हैं, है ना, आपके ये ऊपर उठ रहे हैं और ऊपर उठ के फिर आपके यहाँ से ये लीव कर रहे हैं, है ना। ठीक है, ये आपके यहाँ पे आ गए हैं एक तरीके से, लिक्विड को छोड़ के गैस में आ गए हैं और फिर आपके यहाँ से ये
ये लीव कर रहे हैं, जिसे जलाने पर हमें वो मिलता है ना। एंड राइजिंग थ्रू द लिक्विड फुल स्टॉप, दिस इज कॉल्ड इफ्लुसेंस, दिस इज कॉल्ड इफ्लुसेंस, बुदबुदाहट, इसे हिंदी में बोला जाता है बुदबुदाहट। ये सेम ऐसे ही है। दिस इज कॉल्ड, कहाँ किसके बाद, राइजिंग थ्रू द लिक्विड फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, दिस इज कॉल्ड इफ्लुसेंस, EFFER, 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 VESCENCE, इफ्लुसेंस। इफ्लुसेंस हिंदी में इसको बोला जाता है बुदबुदाहट। जैसे कोका कोला की आप बोतल लेके आते हो, उसका ढक्कन खोलते हैं, तो जैसे ही ढक्कन खोलते बुलबुल बुलबुल ऐसा इस तरीके से बुलबुले से निकलने लगते हैं। आप कान के पास उसको लेके जाएं तो ऐसे सरसराहट सी, बुदबुदाहट सी आपको दिखेगी। तो दैट इज द इफ्लुसेंस, जब किसी लिक्विड के अंदर से गैस एक तरीके से निकल रही होती है। फुल स्टॉप। द गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड इज हाइड्रोजन गैस, द गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड इज हाइड्रोजन गैस, द गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड इज हाइड्रोजन गैस। तो देखिए केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रही है। यहाँ पर आपके पास है जिंक सॉलिड प्लस आपने इसमें डाला डाइल्यूट H2SO4, DIL डॉट का मतलब है डाइल्यूट, डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होने पर यहाँ पर ZnSO4 ये बन जा रहा है और साथ में आपकी H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, साथ में आपकी H2 गैस रिलीज होती है। लिखिए इसको, ZnSO4 यहाँ पर एक्वस लिखा जाएगा, एक्वस यहाँ पे लिखा जाएगा। ZnSO4 इस सॉल्यूशन में अब आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, नेक्स्ट है कि क्या टेम्परेचर चेंज हुआ। तो नेक्स्ट लिखिए नंबर 2 और टेम्परेचर चेंज कोलोन 2 लिखिए, 2 का आंसर लिखने 2, टेम्परेचर चेंज ऐसा लिखिए, टेम्परेचर चेंज कोलोन, है ना। देखिए जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे साथ में आपकी हीट भी निकलती है, साथ में आपकी हीट भी यहाँ पर निकलती है। अगर इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो आपका जो फ्लास्क है, जब आप इसे टच करके देखेंगे तो आपको ठंडा मिलेगा, उतना ही मिलेगा या गर्म मिलेगा, गर्म मिलेगा, क्योंकि वो हीट कुछ ना कुछ तो करेगी ना अपना। हाँ, तो वो कहता है कि जब इस फ्लास्क को टच करके देखा जाता है तो ये गर्म हो जाता है। गर्म होना इस बात का सबूत है कि रिएक्शन जो हो रही है उससे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, और ऐसी रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करती हैं उन्हें बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एक्सो शब्द का मतलब ही है, एक्सो मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर एक तरीके से, है ना। तो लिखिए व्हेन वी टच द फ्लास्क, व्हेन वी टच द फ्लास्क कॉमा इट फील्स वार्म, it feels warm, it feels warm, full stop. This indicates that reaction is exothermic, this indicates that reaction is exothermic, reaction is exothermic, comma, meaning heat is released during the chemical reaction, heat is released during the chemical reaction, during the chemical reaction, during the chemical reaction। ठीक है, चलिए की डिटेल्स अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमें और जानने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखें सिमिलरली, आगे इसमें लिख लेंगे इफ डाइल्यूट HCl इज टेकन। इसी रिएक्शन में अगर आप डाइल्यूट HCl लेते हैं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि क्या केमिकल रिएक्शन मुझे लिखनी चाहिए।
Zn सॉलिड प्लस डाइल्यूट HCl मुझे लिखना चाहिए। बताइए आगे, बताइए क्या मैं लिख बनाऊं इसको। Zn के साथ क्या बनाऊं मैं? ZnCl नहीं, Zn यहाँ पर Cl2 बनेगा, ZnCl2 बनेगा एक्वस, प्लस आपका H2 गैस और प्लस आपका हीट। ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 Cl हैं, यहाँ पर एक ही Cl दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँ, 2 लगा दूँ, है ना, तभी तो ये बनेगा। यहाँ पर 2 Cl अब आ गए, तो यहाँ पर 2 Cl है, तो ये रिएक्शन भी, क्योंकि Zn जो कंपाउंड बनाता है, Zn के साथ जो चीज़ें जुड़ रही हैं वो 2 माइनस की चीज़ें जुड़नी चाहिए। Zn खुद 2 प्लस में है, यहाँ पर जो ZnSO4 है, Zn 2 प्लस और SO4 2 माइनस है, तो ये दोनों आपस में बैलेंस करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस करते हैं, तभी चीज़ें बन पाती हैं। Zn के पास 2 प्लस था, है ना, Zn के पास आपका क्या था, 2 प्लस था, और अकेले SO4 के पास 2 माइनस था, तो ये डायरेक्ट कंबाइन हो जाएंगे। वहीं Zn के पास 2 प्लस है, लेकिन Cl के पास एक ही माइनस है, तो ऑब्वियस है कि 2 Cl यहाँ पर लगेंगे, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। तो एक Zn के 2 प्लस के चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 Cl लगेंगे, तब जाकर एक ZnCl2 बनेगा। ठीक है? हो गया। अब कुछ की डिटेल्स और जानेंगे। हमें कैसे पता चला कि वो गैस H2 गैस ही है? हमें कैसे पता चला कि वो गैस H2 गैस ही है ना? ये लिख लिया आपने, AQ डॉट एक्वस। 3-4 चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर ब्रैकेट में S लिखा है तो उसका मतलब है सॉलिड फेज। सॉलिड फेज यहाँ पर अगर हम देखें सॉलिड फेज है, ठीक है। अगर आपका L लिखा है तो ये लिक्विड फेज है। अगर आपका G लिखा है तो इसका मतलब है गैस फेज है। ये तो आप जानते होंगे कोई चीज़ सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे होती है। कई बार लिखा रहता है आपका AQ डॉट का मतलब है एक्वस फेज है। एक्वस फेज का मतलब पानी में उसका सॉल्यूशन है ना, पानी में उसका सॉल्यूशन है। जैसे आप अगर पानी में नमक डाल दें तो NaCl ब्रैकेट के अंदर AQ लिखेंगे। अब वहाँ पर देखिए, अगर केवल आपके पास NaCl 1 चम्मच में नमक पाउडर फॉर्म में, तो उसको लिखा जाएगा NaCl ब्रैकेट में S। उसी नमक को आप पानी में डाल दें और घोल दें, तब लिखा जाएगा NaCl ब्रैकेट के अंदर AQ। अब वो पानी में घुल चुका, अब सॉलिड थोड़ा है, अब सॉलिड तरीके से छोड़ना है, अब वो पानी में घुल चुका है, तो NaCl एक्वस। तो जब किसी एक्वा का मतलब ही पानी है तो AQ का मतलब एक्वा एक्वस। अगर किसी चीज़ को पानी में घोलकर सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसके लिए हमें AQ लिखना पड़ता है, मतलब उसका सॉल्यूशन है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पानी कहाँ से आया। ये डाइल्यूट का मतलब आप समझते हैं कि डाइल्यूट, अगर उसने बोला है डाइल्यूट H2SO4 तो इससे आप क्या समझते हैं। अगर लिखा है कंसंट्रेट CONC लिखा है, CONC डॉट, नहीं, देखिए एक तो हो सकता है केवल H2SO4। मान लीजिए ये बीकर है, इसमें जो भरा है चीज़ वो H2SO4 है, शुद्ध H2SO4। उसमें हर एक मॉलिक्यूल H2SO4 का ही है। ये तो प्योर हो गया बिल्कुल। अब मैंने 1 लीटर पानी लिया और उसमें मैंने 50 ग्राम H2SO4 डिजोल्व कर दिया, तो ये ठीक ठाक डाइल्यूट बना है। तो इसके आगे लिखा जाएगा डाइल्यूट H2SO4। और यहाँ पर भी एक्वस, डाइल्यूट का मतलब ही वो है कि पानी में उसको डाइल्यूट बनाया है। आप अगर डाइल्यूट लिखा है, आप AQ लिखना चाहें लिख लीजिए, अदरवाइज वो अंडरस्टूड है। वहीं पर अगर 1 लीटर पानी में मैंने डाल दिया 200-300 ग्राम, तो वो कंसनट्रेटेड है ना। पानी में आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डालिए, घोलिए, आप पीजिए, हल्का सा नमकीन लगेगा, वो डाइल्यूट है। आप 15-20 चम्मच डालिए और घोलिए और वो ज़्यादा नमकीन लगेगा, वो कंसनट्रेटेड है। तो अगर डाइल्यूट है तो DIL डॉट लिखा जाता है डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड है तो CONC डॉट लिखा जाता है कंसनट्रेटेड। ठीक,
चलिए आगे की डिटेल्स, इसमें कुछ और चीज़ें भी हमें पता लगेंगी इसमें, है ना। की डिटेल्स देखिए, की डिटेल्स पहला यहां पर देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन यहां पर अगर आप देखो तो Zn प्लस आपका Zn सॉलिड है प्लस आपका ये डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 से आपका यहाँ पर बन रहा है ZnSO4 एक्वस और प्लस आपका ये H2 गैस प्लस आपका ये हीट, ये आपका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो ये था, ये इसका नाम क्या है, SO4 का सल्फेट आयन है। SO4 2- होता है आपका सल्फेट आयन, है ना। ये आपका जो है SO4 2-, इसका नाम है सल्फेट SULPHATE सल्फेट आयन। रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में सल्फेट आयन किसके साथ है, H के साथ है। आप ऐसे बोलिए हाइड्रोजन के साथ है। रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में सल्फेट आयन किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। और अब राइट हैंड साइड में सल्फेट आयन किसके साथ है, जिंक के साथ है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिंक ने यहां पर H को रिप्लेस कर दिया है, जिंक ने H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद बैठ गया, क्या मैं ये बोल सकता हूं? तो यहां पर देखिए जिंक है, जिंक यहां पर आया, इसको हटा दिया और ये आपका यहां से बाहर निकल गया और बाहर ये आपका एज ए H2 गैस आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो यहां पर जिंक ने डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को, तो ये रिएक्शन हम बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट एक का ही हुआ है, इसने केवल इसको डिस्प्लेस किया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि वो इसकी जगह आया तो वो इसकी जगह चला गया था, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट थी। ये आपके सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। एक सेकेंड आप ये लिखिए। चलिए, तो हम इसे इस रिएक्शन के दो चीज़ें बोली जा सकती हैं, एक तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है और ये एक एक्सोथर्मिक है ना। तो लिखिए, ये बनाइए पहले। टाइप ऑफ रिएक्शन यहां पर ए, ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि जिंक डिस्प्लेस H in the reaction। H, जिंक डिस्प्लेस H, जिंक डिस्प्लेसेस H। ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा, इसी को हम बोल सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट इज रिलीज्ड, हीट आपकी रिलीज हुई है, हीट आपकी रिलीज हुई है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। कोई रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, क्या तीन टाइप की हो सकती है? हो सकती है। कोई आदमी इंडियन भी हो सकता है, वो यूपी का रहने वाला भी हो सकता है, वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला, तीनों चीज़ें एक साथ हो गई। वो हिंदी बोलने वाला भी हो सकता है ना, वो 6 फीट हाइट का भी हो सकता है। तो एक आदमी के साथ कई सारी चीज़ें एसोसिएट हो सकती हैं। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट टाइप की भी बिहेवियर हो सकती है। हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो सकती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, गैस टेस्ट। गैस टेस्ट हमको कैसे पता चला कि ये H2 गैस है? हमें कैसे पता चला कि ये गैस जो है H2 गैस है? जो H2 गैस होती है वो फ्लेमेबल होती है, मतलब दैट मीन्स उसमें अगर माचिस की तिल्ली लेके जाएं तो आग पकड़ लेती है। जब हम यहाँ पर इस ट्यूब के पास यही लेकर जाते हैं तो फिर ये आग पकड़ लेती है और रिएक्शन के थ्रू हमें फिर पता चला कि ये हाइड्रोजन ही हो सकती है। तो इसमें लिखिए, तो इसमें लिखिए, इफ़ यू ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक
इफ यू ब्रिंग, इफ, तुम कहाँ ऐसे कॉपी के पीछे लिख रहे हो क्या? ओके, लेके आना है ना। इफ यू ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक, इफ यू ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब, नियर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब, जैसे यहाँ पर देखिए, ये आप यहाँ पे लेके आए, मैच स्टिक है ये, तो ये जो यहाँ पर है ये गैस इग्नाइट हो जाती है, गैस जलने लगती है यहाँ पे। नियर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब, कॉमा, द गैस स्टार्ट्स टू बर्न विद पॉप साउंड, द गैस स्टार्ट्स टू बर्न विद पॉप साउंड, पॉप साउंड, कॉमा, confirming it is H2 गैस, confirming it is H2 गैस, जिससे कन्फर्म होता है कि ये H2 गैस है, confirming it is H2 गैस। स्टेट चेंज है ना, थर्ड आपका यहाँ पर है स्टेट चेंज। स्टेट चेंज, जो आपने जिंक लिया हुआ था वो जिंक तो सॉलिड फॉर्म में था, है ना, लेकिन जब रिएक्शन होती है वो तो गायब हो जाता है, वो तो गायब हो गया, आपका चला गया ना वो तो। अब तो जब पूरी रिएक्शन हो जाएगी तो सारा जिंक खत्म हो जाएगा, तो जिंक कहाँ गया? जिंक का क्या बना? जिंक का जिंक सल्फेट बन गया, और जिंक सल्फेट उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, है ना। तो आपकी क्या स्टेट हुई? आपकी स्टेट सॉलिड से एक्वस स्टेट में चीजें कन्वर्ट होकर चेंज हो गई हैं, है ना। तो लिखिए द जिंक, द सॉलिड जिंक, द सॉलिड जिंक gradually reacts away, the solid zinc gradually reacts away, comma, forming a soluble salt, forming a soluble salt, कौन सा सॉल्ट बनाया उसने? जिंक सल्फेट, फॉर्मिंग ए सॉल्युबल सॉल्ट, ब्रैकेट में लिखिए जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ब्रैकेट क्लोज, इन द सॉल्यूशन, in the solution। ठीक है, चलिए, तो इन तीन एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, किस किस तरीके से उनमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, कैसे हम पता करते हैं भाई कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस हेडिंग डालेंगे। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, इन दोनों में क्या अंतर बोला जाएगा? देखिए, अगर मैं कहता हूं कि जिंक मेटल डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है, मान लो मैं स्टेटमेंट देता हूं जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 एंड प्रोड्यूसेस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये जो बोला गया है अभी ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन नहीं है, है ना। जो अभी मैंने टेक्स्ट फॉर्म में बोला, मैंने ऐसे एक तरीके से टेक्स्ट फॉर्म में बोला कि भाई जिंक डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है, तो आप इसे अपनी कॉपी में स्टेटमेंट में लिख सकते हो, ऐसा होता है। लेकिन हर रिएक्शन को अगर बार बार इसी तरीके से बोला जाएगा तो इससे रीडेबिलिटी थोड़ी सी कम है ना। कम मतलब हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ रहा है ना, सेंटेंस पढ़ना पड़ रहा है। तो इसकी बजाय साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है कि हम इनको इनके एलिमेंट के जो सिंबल होते हैं उनके थ्रू हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, हम जैसे लिखेंगे
जैसे हमने बोला कि जिंक डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जिंक Zn, जिंक ZINC तो उसका नाम है और Zn उसका सिंबल है, तो हम लिखेंगे Zn प्लस फिर हम लिखेंगे H2SO4, ये हमने लिख दिया। ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं। अब उसके आगे फिर एक एरो बनाएंगे, एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन के आगे की होगी जिसमें एरो और यहाँ पर उसका एरो का साइन होगा। ये दिखा रही है कि ये दोनों चीज़ें इधर जा रही हैं। फिर हम यहाँ पर जो चीज़ें ये बना रही हैं जिंक सल्फेट प्लस H2S, उनको फिर यहाँ पर लिखेंगे ZnSO4 प्लस H2। तो अब जो मैंने यहाँ पर लिखूंगा, मान लो मैं क्या लिखूंगा, मैं Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 गिव्स एरो ZnSO4 प्लस H2। ये जो मैं अब लिखूंगा इसे बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन, है ना। और ये ज़्यादा रीडेबल है, मतलब देखा हमने, देखते हम समझ गए अच्छा ये बन रहा है, और उसके लिए हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ रहा है। तो केमिकल जो इक्वेशन होती हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनसे ज़्यादा रीडेबिलिटी है केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, तो लिखिए ए केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक मतलब सिंबल यूज कर रहे हैं, ZINC की बजाय Zn, है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कॉमा, यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज for reactants, using chemical formulas for reactants on the left side and products on the right, comma, separated by an arrow, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल EX, ऐसे लिखिए एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम SODIUM, सोडियम हाइड्रोक्साइड HYDROXIDE, सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with hydrochloric acid and produces sodium chloride along with water, ठीक है। अब ये तो है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पर देखिए केमिकल इक्वेशन, इसी की केमिकल इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी। देखिए उसने बोलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा आपका NaOH, ये लिखेंगे हम, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl रिएक्ट्स एंड गिव्स, रिएक्ट हो गए, अब ये गिव्स होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक एरो यूज की जाएगी। एरो का जो हेड है वो राइट हैंड साइड में होगा, जिससे पता चले कि लेफ्ट से राइट में चीजें चल रही हैं। प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स NaCl एंड H2O। ये आपकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ये आपकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। क्या हो गया?
चलिए अब आगे देखते हैं। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, मान लीजिए कोई और केमिकल इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, Fe plus H2O, Fe plus H2O gives Fe3O4 प्लस आपका ये H2। जो भी फेज हैं सॉलिड लिक्विड गैस पे अभी मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने जाना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, ये जो केमिकल इक्वेशन है क्या ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड से हमें मतलब क्या होता है कि मान लो आप किसी को 500 रुपये का नोट देते हो कि भाई से खुला दे हमें, और वो आपको 550 के 9 नोट देता है, 9 नोट देता है आपको 9, तो क्या बैलेंस हो गया आपका? जितने आपने दिए थे और उसने आपने दिए थे वो सब बराबर हो गया, आपको चल देना चाहिए। क्या बोलना चाहिए आपको? 50 रुपये कम है। तो इसका मतलब बैलेंस तब होता है जब आपने जो चीज़ दी उसकी वैल्यू और उसने जो चीज़ दी उसकी वैल्यू बराबर हो, तभी एक चीज़ है वह बैलेंस होती है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के जितने एटम हैं और राइट हैंड साइड में आयरन के जितने एटम हैं, या ऑक्सीजन के जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में और ऑक्सीजन के जितने एटम राइट हैंड साइड में हैं, क्या वे सब बैलेंस हैं? नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कितने एटम दिख रहे हैं आयरन के? लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में 3। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं और राइट हैंड साइड में, है ना? उसी तरीके से, है ना, इन दोनों के फिर आपके ये बैलेंस नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन अभी लिखी है ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस रिएक्शन की कैसे पहचान होगी, क्या देखेंगे आप उसमें? अगर कोई रिएक्शन है बैलेंस है तो उसमें क्या आपको दिख रहा होगा? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट हैं उनके एटम इक्वल होंगे। जैसे आयरन के एटम अगर राइट हैंड साइड में 3 हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कितने होने चाहिए थे? 3 होने चाहिए थे। ऑक्सीजन के एटम अगर राइट हैंड साइड में 4 हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 होने चाहिए थे, तब उसे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता। तो चलिए हेडिंग डालेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होगी जिसमें किसी भी एलिमेंट के जो एलिमेंट के एटम के जो नंबर हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में बराबर हैं। लेफ्ट साइड को प्रोडक्टेंट बोलते हैं, राइट साइड को प्रोडक्ट, पिछली क्लास में बताया था। तो चलिए लिखें इसमें, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is a representation of a chemical reaction where the number of atoms for each element is the same on both the reactant and product sides of the equation. है ना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमें लिखिए,
ऐसा क्यों हम करना चाह रहे हैं? अगर मेरे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होनी चाहिए, ऐसा क्यों जरूरी है? क्या क्या है इसमें? बिल्कुल सही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। जितना मास आपने लिया है उतना ही मास प्रोड्यूस भी होएगा, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये बोलता है कि भाई मास जो है वो कंजर्व होता है। अगर रिएक्टेंट्स के पास 100 ग्राम मास था टोटल मिला के, तो प्रोडक्ट के पास भी 100 ग्राम होगा, चाहे उसमें गैस भी हो, गैस का भी मास मिलाएंगे हम, टोटल मिला के उतना ही मास होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो सेम काउंट में होने चाहिए। तो इसमें नेक्स्ट टाइम लिखिए, ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉलोज, ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉलोज, a balanced equation follows the principle known as the law of conservation of mass, known as the law of conservation of mass conservation of mass। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस the chemical equation। जैसे आपको दिया हुआ है ये Fe+H2O gives Fe3O4 प्लस आपका H2, है ना, ये आपकी अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड। तो पॉइंट वाइज हम यहाँ पे चलेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर, लिखिए पहला पॉइंट, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स LHS और नंबर ऑफ एटम्स RHS। कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास? Fe है आपके पास, H है आपके पास और O है क्या आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड में Fe के कितने एटम हैं? 1 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। राइट हैंड साइड में Fe के कितने हैं? 3 हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 हैं। पहला काम आपको ये करना है। ठीक है। अब आपको 1 by 1 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है।
तो वो यूजुअली बोलता है कि भाई जिस एलिमेंट के एटम सबसे ज़्यादा नंबर में है पहले आप उसको बैलेंस करेंगे तो आपके लिए बैलेंसिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हो उसमें सबसे ज़्यादा एटम किस एलिमेंट के आपको नज़र आ रहे हैं? ऑक्सीजन के 4 नज़र आ रहे हैं, है ना। तो लिखिए अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, it is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. Maximum number of atoms. Full stop. It may be reactant or product. It may be reactant or product. हमें वो कंपाउंड भी देखना जिसके पास ज़्यादा एटम एक तरीके से दिख रहे हैं। जैसे Fe के पास एक ही है, H2O के पास 3 एटम है, Fe3O4 के पास 7 एटम है, H2 के पास 2 एटम है। तो Fe3O4 इसको हमें एक तरीके से देखना है। अगर हमने इसको पकड़ लिया तो फिर बाकी चीज़ें भी आसानी से पकड़ जाएंगे, है ना। तो आगे लिखिए, इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। फुल स्टॉप। In that compound, comma, select the element which has the maximum number of atoms. Which has the maximum number of atoms. अब उस कंपाउंड के अंदर भी उस एलिमेंट को चूज करिए जिसके एटम ज़्यादा हैं। Fe3O4 में Fe के तो 3 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पहले, है ना। आगे लिखिए, यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एज कंपाउंड। हैं, यूजिंग दीज क्राइटेरिया, कॉमा, we select Fe3O4 as compound and oxygen as element. तो यहाँ पर देखिए, atoms of O in reactant, है ना, in reactant और in product। इनिशियली यहाँ पर देखिए, इनिशियली प्रोडक्ट Fe3O4 है जिसमें ऑक्सीजन के एटम है, तो 4 in Fe3O4। ऑक्सीजन के एटम इनिशियली, मतलब जब तक हमने कुछ बैलेंसिंग कुछ भी नहीं करी है, तो ऑक्सीजन के एटम 4 हैं और किसके पास हैं? Fe3O4 के पास हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं और किसके पास हैं? एक है, H2O के पास है, तो 1 in H2O। अब मुझे तो दोनों साइड में 4 चाहिए ना। यहाँ पर ओके कितने एटम हैं? 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं। तो मैं क्या करूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 हो जाएं। मैं H2O को 4 गुना ले लूँ। अगर मैं H2O के सामने 4 लिख दूंगा तो फिर मेरे पास 4 H2O हैं, सबके पास एक, तो कुल मिला के 4 ऑक्सीजन हो गए। हुए नहीं हुए? अगर मैं आपको देता हूं कि लो बेटा एक H2O मॉलिक्यूल, तो आपके पास कितने ऑक्सीजन है? अगर मैं तुम्हें देता हूं एक मॉलिक्यूल H2O का, लो एक मॉलिक्यूल H2O का मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम्हारे पास कितने ऑक्सीजन एटम आए? लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि आपके पास 4 आने चाहिए, तो मुझे कितने H2O एटम मॉलिक्यूल आपको देने चाहिए? 4 देने चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो फिर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए ना।
बोलिए, है ना, टू बैलेंस। तो अब यहाँ पर देखिए टू बैलेंस मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 इंटू H2O मैं यहाँ पर ये कर दूंगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ H2O मैं ये करूँगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे 4O हो जाएंगे और यहाँ पर भी आपके 4O हो जाएंगे। 40 नहीं है, ये O है, 4 O एटम हो गए अब आपके पास। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन अब यहाँ पर लिखेंगे Fe प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। हाँ अभी चलेंगे उस पर। अभी हमारा लक्ष्य क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है? यस। तो अभी हमारे जो था वो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख जो है वो केवल ऑक्सीजन देख रही है और ऑक्सीजन हम बैलेंस कर लिया है। अब हम आगे करेंगे उसको बैलेंस। पहले आप ये लिखिए, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है हमारी पार्शियली बैलेंस हो गई है, ठीक है। हो गया। और लिखिए नाउ चूज आइदर Fe और H फॉर बैलेंसिंग। नाउ चूज आइदर Fe और H फॉर बैलेंसिंग, फुल स्टॉप। लेट अस चूज H फॉर बैलेंसिंग। लेट अस चूज H फॉर बैलेंसिंग। तो देखिए अब क्या है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन किसके पास हैं? हाइड्रोजन H2O के पास हैं। और कुल मिला के आपके पास कितने H हैं? 2 तो हैं, लेकिन ये 4 गुना है तो कितने हैं? 8 है ना। तो आपके पास इनिशियली हैं 8H इन 4H2O, यही है। और राइट साइड में आपके पास कितने H हैं? 2H इन H2। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं, 8H है ना हमारे पास यहाँ पर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो मेरे पास 2H हैं, मैं इसको क्या 4 गुना कर दूं तो अच्छा हो जाएगा। अगर मैं H2 के सामने 4 लिख दूं तो अगेन वो 8 हाइड्रोजन बना लेगा। तो क्या मुझे ऐसा लिख देना चाहिए? हाँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 टाइम्स ऑफ H2 ये मैं कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 4H2। तो नाउ अब अगेन आप दोबारा से लिखेंगे, मैं यहाँ पर 4 लगा दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा? 4 लगा दूंगा। लिखिए पर थोड़ा जल्दी से। थर्ड था ये, है ना, ये तो आपका थर्ड था। हो गया। अब हमारे पास बचा है केवल आयरन। तो थर्ड लिखिए
नाउ वी विल बैलेंस द Fe एटम, नाउ वी विल बैलेंस द Fe एटम, नाउ वी विल बैलेंस द Fe एटम। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, चलिए बताइए एटम ऑफ Fe इनिशियली, रिएक्टेंट के पास कितने हैं 1 इन Fe है ना, और प्रोडक्ट के पास कितने हैं 3 इन Fe3O4। तो मेरे पास यहाँ पर 3 Fe एटम हैं, तो मैं यहाँ पर अगर इस Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बैलेंस हो जाएंगे, तो 2 बैलेंस 3 क्रॉस Fe में कन्वर्ट दूंगा है ना। तो यहाँ पे अब मैं लगा दूंगा 3, अब ये क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, अब ये हो गई बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, चलिए इस तरीके से रिएक्शन आपकी बैलेंस की जाती है।